हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृषि वैली। आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आर के शर्मा बुक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड क्रॉप्स में पल्सेस के बारे में, यानी स्टार्ट करेंगे चिकपी से, यानी ग्राम। कॉमनली इसको हम बोलते हैं हिंदी में चना जो होता है चिकपी। इसके और भी कई नाम होते हैं, चिकपी, ग्राम को हम कॉमनली बोलते हैं, बंगाल ग्राम भी बोलते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोटेनिकल नेम ऑफ देसी और ब्राउन चिकपी। तो जो देसी चना होता है ब्राउन वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ देसी ब्राउन चिकपी इज़ साइसर एरिटीनियम। वेयर एज जो बोटानिकल नेम है काबुली, जो वाइट चिकपी होता है जिसको हम हिंदी में छोले बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चना। और जो काबुली होता है इसको हम हिंदी में कॉमनली बोलते हैं छोले। ओके, तो जो छोले होते हैं काबुली, उसका साइंटिफिक नेम होता है साइसर काबुलिनियम, लेकिन हम कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं साइसर एरिटीनियम को। ठीक है, दो होते हैं, दोनों याद रखो, साइसर काबुलिनियम और साइसर एरिटीनियम। एग्जाम्स में ज़्यादातर एरिटीनियम से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रॉस्ट अफेक्टेड क्रॉप अमंग द ऑल फील्ड क्रॉप। सबसे ज़्यादा फ्रॉस्ट से अफेक्ट होने वाली क्रॉप है हमारी ग्राम। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड है अमंग द फील्ड क्रॉप्स। अब तक हमने जितने भी फील्ड क्रॉप पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होती है फ्रॉस्ट से, स्पेशली जो क्योंकि जो रबी सीज़न की क्रॉप है ये, ठीक है, क्योंकि जो ये है ग्राम या चिकपी, ये एक तरह का रबी सीज़न का क्रॉप है। तो रबी सीज़न के क्रॉप्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चला जाता है विंटर में, तो फ्रॉस्ट हो जाता है, धुंधला कोहरा जैसा जिसको हम बोलते हैं, कोहरा हो जाता है। और उस फ्रॉस्ट का क्या होता है, हमारे क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली क्रॉप जो है फील्ड क्रॉप्स में, वो है हमारी चिकपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉर टेस्ट ऑफ लीव्स ऑफ द चिकपी इज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके जो पत्ते होते हैं उसमें जो सॉर टेस्ट होता है वो किसकी वजह से आता है? तो बेसिक ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, सॉर टेस्ट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू एसिड्स। हमने साइंस में पढ़ा है एसिड और बेस के बारे में, एसिड की वजह से सॉर टेस्ट आता है। ठीक है, तो जो सॉर टेस्ट आता है वो किसी एसिड की वजह से आता है। यहाँ पे दो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रूट सिस्टम इन चिकपी। तो इसका जो रूट सिस्टम है वो है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, याद रखना, टैप रूट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रूट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, द रिक्वायरमेंट ऑफ सीड बेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ चिकपी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स को जो सीड बेड चाहिए वो एकदम स्मूथ चाहिए होता है, लेकिन जो चिकपी का कल्टिवेशन होता है वो कैसे सीड बेड में होता है? रफ सीड बेड में। इसके लिए जो सीड बेड होना चाहिए वो एकदम रफ होना चाहिए। यू कैन इमेजिन जो सीड बेड है वो एकदम फाइन, उसमें जो सॉइल पार्टिकल में फाइन महीन नहीं होने चाहिए, क्लॉडी होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मिट्टी के जो ढेले होते हैं क्लाउड्स, उस टाइप का रफ सीड बेड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे सीड बेड में ही क्या होता है कि जो चिकपी का जर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सॉइल द कल्टिवेशन ऑफ चिकपी। कैसी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है चिकपी की कल्टिवेशन के लिए? तो यहाँ पे लाइट एलुवियल सॉइल्स जो होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइट एलुवियल सॉइल या फिर लूज एंड वेल एरेटेड सॉइल। तो सीड बेड होना चाहिए एकदम रफ और क्लॉडी टाइप का, और सॉइल एकदम लूज और वेल एरिएटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग ऑफ चिकपी। तो ऑप्टिमम टाइम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये चिकपी जो है रबी सीजन की क्रॉप है। रबी सीजन का जो टाइम होता है सोइंग का वो अक्टूबर नवंबर के बीच में होता है, और इसका जो टाइम है दैट इज 15 to 20 अक्टूबर। आप सिंपल अक्टूबर भी याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट से। जो सीड रेट होता है उसका कितना होता है? 75 से 80 kg के आसपास होता है। तो और हमने जो बाकी क्रॉप्स पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल राइस पढ़ा था, वीट, इन सब का सीड रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बिकॉज इनके सीड्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसका सीड्स थोड़े से बड़े होते हैं, तो इसलिए सीड रेट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, 75 से 80 kg पर हेक्टेयर। चिकपी वैरायटी सुटेबल फॉर रेनफेड कंडीशन। रेनफेड की वैरायटीज़ बतानी है। रेनफेड की इंपॉर्टेंट वैरायटी है विशाल एंड अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ चिकपी। इसकी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी कौन है? अर्ली मैच्योरिंग में आता है चाफ JG62। चाफ इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, चाफ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकपी वैरायटी रेजिस्टेंस टू विल्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ICR एग्जाम्स में और अदर टाइप ऑफ एग्जाम्स में बहुत पूछा गया, और उसमें जो मेनली ऑप्शंस में दिया गया होता है दैट इज अवरोधी, बहुत ही फेमस वैरायटी रही है। तो हमेशा से क्वेश्चन बनता रहता है कि चिकपी की कौन सी वैरायटी है जो विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है। बहुत सारी हैं वैसे, ये सब वाली वैरायटीज़ जो हैं इतनी ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन अवरोधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अवरोधी याद करो कि अवरोधी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, चिकपी की है ये,
और ये विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल वैरायटी ऑफ चिकपी टू ड्राउट रेजिस्टेंट। तो ड्राउट एरियाज़ में ये अच्छे से ग्रो होने वाली कौन सी वैरायटी है? मोस्टली जो चिकपी है एक तरह का ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है। जितनी भी पल्स क्रॉप्स होती हैं मोस्टली ड्राउट टॉलरेंट ही होती हैं। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली वैरायटी की, चिकपी की कौन सी वैरायटी है ड्राउट रेजिस्टेंट है, दैट इज NP58। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेट प्लांटिंग ऑफ चिकपी इज डन टू प्रोटेक्ट द सीडलिंग्स फ्रॉम। देखो अगर हम चिकपी की लेट प्लांटिंग करते हैं, नॉर्मल प्लांटिंग हम अक्टूबर के टाइम पे करते हैं, इसकी नॉर्मल अक्टूबर में कर देनी चाहिए, लेकिन अगर हम लेट प्लांटिंग करते हैं अप टू नवंबर या फिर दिसंबर तक हम इसकी प्लांटिंग कर रहे हैं तो हमारी लेट प्लांटिंग में कंसिडर होगा। और लेट प्लांटिंग से फ़ायदा क्या है? लेट प्लांटिंग से हम विल्ट डिसीज़ को ओवरकम कर पाते हैं, यानी विल्ट से प्लांट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हम चिकपी की लेट प्लांटिंग कर रहे हैं तो हम किस डिसीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लांट को? द आंसर इज़ विल्ट डिसीज़। विल्ट बेसिकली फंगस की डिसीज़ है, फंगस की वजह से होती है, सॉइल बॉर्न डिसीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल और टिपिंग ऑफ द एपिकल बर्ड्स ऑफ द चिकपी टर्म्ड एज। चिकपी के प्लांट के जो ऊपर का हिस्सा होता है एपिकल बर्ड वाला, जो टिप्स वाला पोर्शन होता है उसको रिमूव करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस रिफर्ड एज निपिंग, उसको बोलते हैं निपिंग। ये हम कब करते हैं? जनरली 1 महीने बाद, ठीक है। जैसे हमने आज चिकपी लगाई है, सोइंग करी, तो उसके 1 महीने बाद या फिर यू कैन से सिंपली 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। इतना लगभग टाइम हो जाता है, 30 से 35 या 40 डेज़ का जो टाइम होता है उस टाइम पे हम निपिंग करते हैं, ठीक है। निपिंग करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो ऊपर की ब्रांचेस हम रिमूव कर देते हैं, तो नीचे की जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यस, फॉर एग्जांपल इस पोर्शन को अगर हम कट करेंगे तो नीचे की लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज अमाउंट में होने लगेगी, तो उसको बोलते हैं निपिंग। इसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका स्प्रे करने से निपिंग हो जाती है। तो निपिंग के लिए हम जो स्प्रे करते हैं दैट इज़ टीबा, TIBA, टीबा। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, टीबा, ठीक है। इसका कितना स्प्रे करना होता है? इसका स्प्रे करते हैं @75 ppm। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है। निपिंग से ये क्वेश्चन बहुत बन सकता है कि चिकपी में निपिंग करते हैं, ओके, लेकिन कब करते हैं इसका टाइम पूछ सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका? निपिंग करने का ऑप्टिमम टाइम होता है 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग। और कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल का नाम पूछा जाएगा तो याद रखना, निपिंग के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज़ टीबा ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, और इसका स्प्रे करते हैं 75 ppm पे। अब इसकी ईल्ड आती है कि इसकी ईल्ड कितनी है। इरीगेटेड कंडीशन में इसकी ईल्ड होती है 12 to 15 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द चिकपी। अब नेक्स्ट हमारा जो आती है पल्स क्रॉप दैट इज़ नंबर 8 इज़ पिजन पी, यानी अरहर, जिसको हम कॉमनली तुर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं। सबसे पहले तो 2 तरह की पिजन पी होती हैं, अर्ली मैच्योरिंग और लेट मैच्योरिंग। तो सबसे पहले पूछा गया कि अर्ली मैच्योरिंग पिजन पी का नाम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है कैजनस काजन फ्लेवर्स। और जो लेट मैच्योरिंग होती है उसका साइंटिफिक नेम है कैजनस काजन बाइकॉलर। याद रखना, अर्ली है तो फ्लेवर्स आ जाएगा और लेट है तो बाइकॉलर। इसके अलावा बाइकॉलर नाम हमने कहीं और भी पढ़ा था, सोरगम में पढ़ा था। सोरगम का साइंटिफिक नेम भी हमने ये पढ़ा था कि सोरगम काजन तो नहीं था, वहाँ बाइकॉलर ज़रूर था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, जो हम चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं उनको भूलना नहीं है, उनको भी याद रखना है। तो बाइकॉलर हमने सोरगम में पढ़ा था, सोरगम बाइकॉलर। उसके बाद पिजन पी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट वाली पिजन पी में हमने बाइकॉलर पढ़ा है और अर्ली वाली में फ्लेवर्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिजन पी बिलोंग टू द फैमिली। तो ये पैपिलियोनिएसी फैमिली है, यानी नॉर्मली जो पिजन की जो पल्सेस की फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी वो फैमिली है, और ये सब फैमिली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इन पिजन पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन 2 टाइप के होते हैं, ईपीजियल एंड हाइपोजियल। हाइपोजियल होता है पिजन पी में। पिजन पी किस सीज़न की क्रॉप है? अगर हम सीज़न बात करें, जैसे अभी हमने चिकपी पढ़ा, चिकपी तो रबी का था, जाड़ों में लगाया जाता है, तो रबी सीज़न है। पिजन पी के अगर हम सीज़न की बात करें तो पिजन पी का जो सीज़न है वो मॉनसून यानी खरीफ में इसकी सोइंग होती है। तो खरीफ सीज़न की क्रॉप है ये पिजन पी। इसकी सोइंग कब होती है? खरीफ में होती है। खरीफ यानी जो जुलाई अगस्त या जून जुलाई वाला जो मॉनसून टाइम होता है उस टाइम पे इसकी सोइंग हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि जनरली जितनी भी खरीफ सीज़न की पल्सेस होती हैं उनका जर्मिनेशन होता है एपीजियल, सबका एपीजियल होता है। आप आंख बंद करके मतलब अच्छे से याद रख लो कि खरीफ सीज़न की पल्स है तो एपीजियल ही होगा, लेकिन एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे,
और वो एक्सेप्शन है पीजन पी। पीजन पी भी खरीफ की क्रॉप है, लेकिन उसका जर्मिनेशन हाइपोजियल होता है। ये थोड़ी सी अलग सी चीज़ है, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। तो याद रखना, जितनी भी खरीफ पल्सेस होती हैं उन सबका सीड जर्मिनेशन एपीजियल होता है, एक्सेप्ट पीजन पी। पीजन पी भी खरीफ की है, लेकिन उसका जर्मिनेशन हाइपोजियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोइंग टाइम ऑफ लेट मैच्योरिंग पीजन पी। लेट मैच्योरिंग पीजन पी का साइंटिफिक नेम क्या था? कैजनस काजन बाइकॉलर। ओके, तो लेट मैच्योरिंग का जो टाइम होगा सोइंग का वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, यानी ये यहाँ से हम पता चल रहा है कि ये खरीफ सीज़न की क्रॉप है। उसके बाद बात करेंगे इसके हम नॉर्मल सीड रेट क्या होता है। इसका नॉर्मल सीड रेट होता है 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक डिफिशियंसी इन पीजन पी इज़ रेक्टिफाइड बाय द स्प्रे ऑफ। अगर पीजन पी में जिंक की कमी हो जाती है तो उसको सही करने के लिए हम क्या स्प्रे करेंगे? ऑफकोर्स जिंक सल्फेट का स्प्रे करते हैं। तो कितना करना है? तो 5 kg ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड अलॉन्ग विद 2.5 kg लाइम पर हेक्टेयर। तो उसमें जिंक सल्फेट के संग हम लाइम को भी ऐड करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेराइटी से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ पीजन पी। पीजन पी की सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी का नाम क्या है? दैट इज़ उपास 120। ठीक है, उपास 120 में इस 120 से हम समझ में आ रहा है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो अप्रॉक्स 120 डेज़ का होता है। यानी इसकी जो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है 120 डेज़ का होता है, यानी 120 डेज़ में हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी उपास 120। और सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा यहाँ से कि उपास 120 किस क्रॉप की वैरायटी है? तो आंसर इज पीजन पी। पीजन पी की वैरायटी है शॉर्ट ड्यूरेशन की, एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। याद रखना ये टर्म, एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 120 डेज़ में ही मैच्योर हो जाती है, एक्स्ट्रा शॉर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा शॉर्ट का तो टाइम जो होता है 120 डेज़ का आसपास होता है, लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है दे विल टेक 110 to 120 डेज़ फॉर मैच्योरिंग। ठीक है, 120 डेज़ में मैच्योर हो जा रही है एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम होता है वो लगभग 110 से 120 के आसपास ही रहता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन में वैराइटीज़ की जो आती हैं दैट इज़ पूसा गीती T21 HY2 पूसा 84। तो इसमें से पूसा गीती इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन स्टेलिटी मोज़ैक एंड विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पीजन पी। तो पीजन पी में दो डिसीज़ होती हैं, स्टेलिटी मोज़ैक जो वायरल इन्फेक्शन है और विल्ट जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है। इनके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? दैट इज़ अमर, नरेंद्र, अरहर 1 एंड आज़ाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैरायटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पीजन पी। वर्ल्ड की कहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में पीजन पी की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी? तो उसका नाम है ICPH8। एंड कैन यू आंसर दिस? ये वैरायटी जो है सबसे पहले वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी है, लेकिन ये कहाँ से रिलीज़ हुई है? वर्ल्ड की है। ठीक है, तो मैं आपको हिंट देती हूँ, ICPH8 वैरायटी जो है इंडिया से ही रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो हमारे इंडिया से, यू कैन इमेजिन, हमारे इंडिया से, भारत से दुनिया की पहली पीजन पी की हाइब्रिड वैरायटी रिलीज़ हुई है। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि इंडिया के किस इंस्टीट्यूट से, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है किस इंस्टीट्यूट ने ये वैरायटी को रिलीज़ करा था। उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है अलॉन्ग विद ईयर, किस साल रिलीज़ हुई है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट डाउन कि ICPH8 वैरायटी जो पीजन पी की मतलब दुनिया की पहली हाइब्रिड वैरायटी है पीजन पी में, ये इंडिया से तो रिलीज़ हुई है, मैंने आपको हिंट दी है, लेकिन इंडिया के किस इंस्टीट्यूट से और किस साल ये रिलीज़ हुई है आपको कमेंट करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICPH8। ओके, इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, तो बताना है आपको कमेंट करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स। उसके बाद का क्वेश्चन ये है कि हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? हार्वेस्ट इंडेक्स से भी क्वेश्चन बनता है, क्यों? क्योंकि पीजन पी का हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम है। कितना है? दैट इज़ 0.19, सबसे लोएस्ट है अमंग पल्सेस। ठीक है, सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स इसका होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? हार्वेस्ट इंडेक्स सिंपली हम निकालते हैं जो इकोनॉमिक यील्ड होती है अपॉन डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट क्रॉप पे, क्रॉप नंबर 9 दैट इज़ फील्ड पी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं मटर। इसका बोटानिकल नेम क्या है? देखो, अब ये भी दो तरह की पी होती हैं, एक होती है फील्ड पी, एक होती है गार्डन पी। फील्ड पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइमा वैरायटी आर्वेंस। फील्ड पी हो तो आर्वेंस याद रखना है।
लेकिन अगर गार्डन पी पूछा है तो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस। कैसे याद रखना है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो, हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली हम किन क्रॉप्स के संग डील करते हैं। हॉर्टिकल्चर के शब्द के मतलब अगर देखें तो वो क्रॉप जो गार्डन में कल्टीवेट करते हैं, गार्डन क्रॉप्स, ऐसा समझ में आ रहा है, इमेजिन कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर नहीं, गार्डन क्रॉप्स जो हम गार्डन में कल्टीवेट करते हैं। तो गार्डन से याद रखना, गार्डन और हॉर्टिकल्चर सेम लग रहा है, तो वैसे ही गार्डन पी में आप हॉर्टिकल्चर से हॉर्टेंस याद रखो। हॉर्टिकल्चर का हॉट याद रखना है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाकी आप पाइसम सटाइवम तो इतना तो याद कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड पी का पाइसम सटाइवम वैरायटी आर्वेंस और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस। फील्ड पी, पिजन पी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ एज अ दाल और अ पल्स क्रॉप। नेक्स्ट, द गार्डन पी और अ टेबल पी इज़ यूज फॉर विच पर्पज़। तो जो गार्डन पी जिसको हम टेबल पी भी बोलते हैं, आपने इसका जो नाम है बहुत सुना होगा क्लास 10th में या जो क्लास 11th है उसमें हमने मैंडल्स लॉ पढ़े थे। मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखा था। जो मैंडल साइंटिस्ट थे इनका फेवरेट क्रॉप क्या था, ये गार्डन पी था, टेबल पी जिसको बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम अभी हमने पढ़ा हॉर्टेंस करके इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो ये मैंडल ने इस क्रॉप को सिलेक्ट करा था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, फॉर वेजिटेबल पर्पस हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड ट्रीटमेंट इन पी डन बाय। तो सीड ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसमें कैप्टन और थीरम ये हमारे इंपॉर्टेंट फंजीसाइड्स होते हैं जिसको हम लेंगे 2.5 ग्राम। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फंजीसाइड ऐड करा पहले हमने क्या ऐड करा, कैप्टन थीरम 2.5 ग्राम। ये हमारा क्या था, दिस इज़ अवर फंजीसाइड। फंजीसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो फंगस को किल करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हमने लिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये हमारा राइजोबियम का कल्चर था, ठीक है। ये हमने लिया 10 ग्राम पर केजी सीड्स के हिसाब से, ठीक है। तो जब भी हम कोई सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है। सीड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, FIR, ठीक है। पुलिस स्टेशन में होती है FIR दर्ज कराते हैं, तो FIR से आपको क्या याद रखना है, F और फंजीसाइड। सबसे पहले हम फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम करेंगे इंसेक्टिसाइड्स का ट्रीटमेंट, फिर लास्ट में हम राइजोबियम कल्चर ऐड करते हैं। लेकिन तो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड नहीं करा, यहाँ पे फंजीसाइड का करा, और राइजोबियम में हमने राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिंग ऑफ द फील्ड पी। तो फील्ड पी की जो नॉर्मल स्पेसिंग मेंटेन करते हैं दैट इज़ 30 सेंटीमीटर बाय 5 to 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, जो पहला नंबर होता है इट रिप्रेजेंट रो टू रो स्पेसिंग, और जो दूसरा नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। तो रो टू रो का मतलब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर मेंटेन करना है, और प्लांट टू प्लांट हमें 5 से 7 सेंटीमीटर मेंटेन रखना है, ये मतलब होता है। नेक्स्ट है द कॉमन वैराइटीज ऑफ फील्ड पी। फील्ड पी का साइंटिफिक नेम क्या था, आर्वेंस करके, इसके लास्ट में आ रहा था आर्वेंस, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ बतानी है। इसमें इंपॉर्टेंट वैराइटी है रचना, अपर्णा, अंबिका, T65, 163, हंस, KP 885 एंड पंत C5। ये पंतनगर की रिलीज वैरायटी है, ओके। तो ये कुछ नाम वाली वैराइटीज़ हैं, ये सब फील्ड पी की इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं। उसके बाद ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीफलेस वैरायटी ऑफ फील्ड पी। फील्ड पी की कौन सी वैरायटी है जो लीफलेस है, पत्ते नहीं आते हैं, दैट इज अपर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड NPK डोज ऑफ फील्ड पी। फील्ड पी के लिए जो रिकमेंड NPK है दैट इज 20:50:30। 20 जो होता है नाइट्रोजन है, और 50 फॉस्फोरस होता है, और 30 होता है हमारा पोटेशियम, ठीक है। तो NPK रेशियो, क्योंकि जो फील्ड पी एक लेग्यूम क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप्स की एबिलिटी होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो नाइट्रोजन का पार्ट है वो 20 है। फिर फॉस्फोरस की यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो फॉस्फोरस का पार्ट यहाँ पे 50 है और पोटेश 30 है। तो ये हमारा पी जो था फील्ड पी कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्रॉप दैट इज़ नंबर 10 दैट इज़ मूंग बीन। इसको हम ग्रीन ग्राम भी बोलते हैं क्योंकि ग्रीन छिलके वाली होती है, छिलका हटा के इसको मूंग बीन, जो येलो कलर की, जो बनने के बाद येलो कलर की दिखती है, मूंग बीन। इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटेस्ट बोटानिकल नेम क्या है इसका। तो मूंग बीन का जो साइंटिफिक नेम है, यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम दिया है ये थोड़ा पुराना है, इसको याद नहीं करना है, ये रॉन्ग है। बहुत ही पुरानी बुक है ये, इसलिए बहुत पुराना एडिशन से पुरानी नाम दे रखे हैं। तो मूंग बीन का जो नया नाम है, लेटेस्ट नाम है दैट इज़ विगना
रेडिएटा, यू कैन नोट डाउन दिस नेम, विग्ना रेडिएटा, उसको अंडरलाइन कर लेना, साइंटिफिक नेम है। बिकॉज साइंटिफिक नेम्स को लिखते कैसे हैं, बुक्स में तो टैलिक में लिखा होता है, लेकिन जब हम खुद से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ये जीनस को अलग और स्पीशीज़ को अलग। तो विग्ना रेडिएटा इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखना मूंग बीन का साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट, इसका सीड रेट है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी ऑफ मूंग बीन, इसकी अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है पूसा बैसाखी, और ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूसा बैसाखी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनके आगे पूसा लगा होता है ना, वो वैरायटी कहाँ से रिलीज़ हुई है, दिल्ली की वैरायटी है, और तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितनी पूसा, आया और जो अर्का वाली वैराइटीज़ होती हैं, जिनके नाम के आगे पूसा अर्का होता है, वो वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मूंग बीन में सब इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ जो है अर्ली मैच्योरिंग पूसा बैसाखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है येलो वेन मोज़ैक रेजिस्टेंट वैरायटी, तो येलो वेन मोज़ैक रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का नाम है पंत मूंग 3, सुमरत और बसंती। बसंती इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। उसके बाद इसकी एवरेज यील्ड पूछी गई है 12 to 15 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, ठीक है। सीड रेट भी 12 to 15 kg है, और इसकी एवरेज यील्ड भी क्या है, 12 to 15 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्रॉप है उड़द, उड़द को बोलते हैं ब्लैक ग्राम, जो काली दाल होती है, ठीक है। तो उड़द का साइंटिफिक नेम अगेन ये भी यहाँ पे रॉन्ग दिया है, ये इसका साइंटिफिक नेम नहीं है, अब इसका साइंटिफिक नेम चेंज हो गया है, उड़द का साइंटिफिक नेम है विग्ना मूंगो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमने पढ़ा था मूंग, तो मूंग से ना क्या करते हैं कुछ बच्चे, मूंग को मूंगा कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। मूंग का साइंटिफिक नेम विग्ना रेडिएटा है, विग्ना रेडिएटा, मूंग इज़ विग्ना रेडिएटा, और जो उड़द होती है वो होती है विग्ना मूंगो। तो उड़द में विग्ना मूंगो याद रखना है, मूंग में रेडिएटा याद रखना है। कन्फ्यूज़न हो जाती क्योंकि नाम थोड़े ऐसे ही अजीब से। फिर इसका सीड रेट बताना है, सीड रेट कितना है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। देन नॉर्मल रिकमेंडेशन स्पेसिंग बतानी है, स्पेसिंग है 40 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई होगा ये बीच में 10 सेंटीमीटर, यानी रो टू रो 40 और प्लांट टू प्लांट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन वैरायटीज़ ऑफ उड़द बीन, तो उड़द बीन की कॉमन वैरायटीज़ हैं पंत उड़द 30, JU2 टाइप 9, बरखा ग्वालियर 2। तो बरखा इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है, क्वेश्चन में बरखा से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि बरखा किसकी वैरायटी है, तो बरखा उड़द की वैरायटी है। इसके बाद इसकी एवरेज यील्ड 10 to 12 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। मोस्टली जो हमारे पल्स क्रॉप्स होते हैं उनकी जो यील्ड होती है वो इतनी ही के आसपास होती है, 10 से 12, 15 तक, मतलब 10 to 15 तक की रेंज में ही इनकी यील्ड आती है। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंडनट में, ग्राउंडनट, ठीक है। ग्राउंडनट के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट के क्या क्या बोलते हैं, पहले तो इसका साइंटिफिक नेम होता ही होता है, लेकिन इसके कॉमन कई नाम होते हैं। जो ग्राउंडनट होती है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीनट, इसको हम पीनट बोलते हैं, मंकी नट भी बोलते हैं, मंकी नट, ठीक है। पीनट हो गया, मंकी नट हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, अर्थ नट भी बोलते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर होते हैं तो उसका अर्थ नट भी बोलते हैं। और एक नाम उसका और है, वो मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में करके पूछा भी था, दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल पल्स क्रॉप, ऐसी कुछ है, अनप्रेडिक्टेबल क्रॉप, ठीक है। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल इसलिए बिकॉज ये मूंगफली का जो मेन एडिबल पार्ट है वो ज़मीन के नीचे है, और उसकी हम ग्रोथ ऐसा देख नहीं पाते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल रहती है, तो इसलिए हम ग्राउंड नट को अनप्रेडिक्टेबल क्रॉप भी कहा जाता है। तो इसके कुछ अदर कॉमन नेम्स थे। इसके बाद हमको पढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंच स्पेनिश इरेक्ट टाइप ऑफ ग्राउंडनट। दो तरह की ग्राउंडनट होती हैं, तो इरेक्ट जो होती है एकदम सीधी वाली, उसका साइंटिफिक नेम होता है अरैकिस हाइपोजिया फेस्टिगेट, ठीक है। इरेक्टिस हाइपोजिया तो वैसे इसका कॉमन नेम मतलब आपको याद होना चाहिए, साइंटिफिक नेम इरेक्टिस हाइपोजिया है, लेकिन इसमें भी दो टाइप्स आते हैं। इरेक्ट वाली जो होगा जो एकदम सीधे जाते हैं, उसमें बंच बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं इरेक्टिस हाइपोजिया फेस्टिगेट। नेक्स्ट होते हैं जो स्प्रेडिंग होती हैं, फैलने वाले होते हैं, वर्जीनिया रनर टाइप, उनका साइंटिफिक नेम होता है इरेक्टिस हाइपोजिया प्रोकुम्बेंस, ठीक है। तो फेस्टिगेट और प्रोकुम्बेंस आपको ध्यान रखना है, इरेक्टिस हाइपोजिया फेस्टिगेट, इरेक्टिस हाइपोजिया प्रोकुम्बेंस। ग्राउंडनट मॉडिफाइड फ्रूट है, फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट को क्या बोलते हैं, बोटैनिकली, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोटैनिकली क्या कहा जाता है ग्राउंडनट के फ्रूट्स को, दे आर नट।
इसके बाद आता है नेक्स्ट है द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली में कितना ऑयल और प्रोटीन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूंगफली में जनरली जो ऑयल है वो ज़्यादा होता है, 45% ऑयल होता है, प्रोटीन 26% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जस्ट इसका ही रिवर्स अगर हम कर दें, इसका मैं अगर आपको बोलूँ रिवर्स कर दो तो वो बन जाएगा सोयाबीन। कैसे? क्योंकि सोयाबीन में जो ऑयल होता है वो कम होता है, प्रोटीन वहाँ ज़्यादा होता है। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो लगभग वो उल्टा हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ पे ऑयल 45 है तो सोयाबीन में प्रोटीन 45% हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोटीन 26 है तो यहाँ पे ऑयल 26 हो जाएगा इन केस ऑफ सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन बाद में बात करेंगे, अभी हम ग्राउंडनट पढ़ रहे हैं। तो ग्राउंडनट में ऑयल 46 और प्रोटीन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्स एंड ऑयल सीड। ये कब स्टार्ट हुआ था? टेम्पो स्टार्ट हुआ था 1986 में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इसमें जो ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं और जो पल्स क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में, उनकी मतलब उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए स्टार्ट हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्राउंडनट कल्टिवेशन। तो सॉइल दैट इज सैंडी लोम सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन सीड रेट पूछा गया है बंची टाइप के लिए। बंची वाली का भी हमने साइंटिफिक नेम पढ़ा था। जो बंची वाली होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है रैकेस हाइपोजिया फेस्टिगेट। ठीक है, ये याद रखना है। बंच वाले का फेस्टिगेट होता है, स्प्रेडिंग वाले का प्रोक्यूम्बेंस होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सीड रेट बंच टाइप के लिए। सीड रेट जो बंच वाली होती है उसका सीड रेट 100 से 120 होता है, और स्प्रेडिंग वाली का भी सेम ही होता है 100 से 120। देन मेन क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन। इरीगेशन की मेन जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो यहाँ पे क्या होती है? ग्राउंडनट में जो मेन पानी देना होता है हमको, दैट इज़ फर्स्ट एट फ्लावरिंग स्टेज पे, सेकंड पैगिंग स्टेज जब पैग फॉर्मेशन हो जाता है, नीचे ज़मीन के अंदर पैक्स फॉर्मेशन होता है, एंड लास्ट एट द पॉट फॉर्मेशन स्टेज। तो 3 स्टेजेस होती हैं, फ्लावरिंग से लेकर पॉट फॉर्मेशन की स्टेज होती है, दे आर रिफर्ड एज क्रिटिकल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल इरीगेशन मेथड। तो सबसे अच्छा इरीगेशन मेथड जो होता है उसमें होता है चेक बेसिन मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इरीगेशन मेथड बताओ ग्राउंडनट में, दैट इज़ चेक बेसिन। नेक्स्ट है कॉमन वैरायटी ऑफ बंच टाइप। तो बंच टाइप की कॉमन वैरायटीज़ हैं ज्योति, किशन, TMV 11, 12, AK 12, 24, जूनागढ़ 11। यहाँ पे जो नेम वाली वैरायटीज़ होती हैं ज्योति और किशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ बतानी स्प्रेडिंग टाइप के लिए। स्प्रेडिंग में चंद्रा टाइप 28, 64, TMV 1, 3। ठीक है, देन विक्रम, वर्जीनिया, देन गंगापुरी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं इसकी। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं वो है चंद्रा और गंगापुरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अर्थिंग अप से। अर्थिंग अप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है जो कि हम ग्राउंडनट में परफॉर्म करते हैं। अर्थिंग अप में क्या होता है, जब प्लांट थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अप टू 35-45 डेज़ में करते हैं, मतलब वही 1 महीने के बाद। ठीक है, तो 1 महीने के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है तो प्लांट को एक स्ट्रेंथ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए आसपास से मिट्टी को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, दैट इज़ अर्थिंग अप, जो कि टाइम याद रखना 35 to 45 डेज़ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरकल्चर ऑपरेशन इन ग्राउंडनट शुड बी अवॉइड एट। इंटरकल्चर ऑपरेशन कब नहीं करने चाहिए? पैकिंग के स्टेज में नहीं करने चाहिए। पैकिंग स्टेज में हम इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन यूज़ फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइजोबियम जैपोनिकम का। ठीक है, हर क्रॉप्स की कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग होता है। तो ग्राउंडनट में यूज़ होता है राइजोबियम जैपोनिकम। इसका हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ताकि जो ये क्रॉप है ग्राउंडनट वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेक्टर ऑफ वायरस इन ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में जो वेक्टर होता है वायरस की, जनरली वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उनके लिए कोई ना कोई वेक्टर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर होता है दैट इज एफिड। मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट फ्लाई होती है, लेकिन ग्राउंडनट के केस में होता है एफिड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज अर्ली लीफ स्पॉट डिसीज इन ग्राउंडनट इज कॉज बाय। तो ग्राउंडनट में एक डिसीज़ होती है अर्ली लीफ स्पॉट्स। ठीक है, इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं टिक्का डिसीज़, नाम से भी आप जानते होगे, टिक्का लीफ स्पॉट्स, वेरी फेमस नाम। ठीक है, बहुत फेमस नाम है इसका, टिक्का लीफ स्पॉट्स। तो जो टिक्का लीफ स्पॉट्स होते हैं या फिर अर्ली लीफ स्पॉट जो पहले आ जाते हैं अर्ली, वो किसकी वजह से होते हैं? द आंसर इज सर्कोस्पोरा एराइकिडीकोला। और यहीं पे दूसरी बात करें लेट लीफ स्पॉट्स की, तो लेट लीफ स्पॉट्स जो होते हैं वो होते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। दोनों याद रखना है,
याद रखना है आपको। सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला जो है अर्ली लीव स्पॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको टिक्का लीव स्पॉट्स भी बोलते हैं। और जो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा होता है ये लेट लीव स्पॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने ग्राउंड नट कंप्लीट करा। इसके बाद सनफ्लावर को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।